जय हिंद बच्चों। आज का टॉपिक वेलोसिटी एंड स्पीड है, वेग और चाल। ये आईटीआई वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले आता है रेस्ट एंड मोशन, इसमें विराम और गति के बारे में पढ़ना है। फिर स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि, फिर वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, रिटार्डेशन यानी मंदन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब गुरुत्वीय त्वरण पढ़ना है, और न्यूटन के नियम पढ़ने हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के समीकरण भी इसमें पढ़ने हैं। और गति के समीकरण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो वाले भी पढ़ने हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं एक एक करके सारे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है रेस्ट एंड मोशन, कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। तो कोई वस्तु यदि अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान नहीं बदलती है तो वह वस्तु की स्थिति विराम स्थिति कहलाएगी, मतलब कि रेस्ट में है। अगर वो अपना स्थान नहीं बदल रही है तो क्या हो जाएगा, वो विराम अवस्था में कहलाएगी। जैसे वर्कशॉप में रखी हुई लेथ मशीन, टेबल, कुर्सी, पंखा, लाइट, ये सब क्या है, ये सब विराम अवस्था में है। और कोई वस्तु यदि अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान बदलती है और वस्तु की यह स्थिति गति कहलाती है। जैसे कोई रेलगाड़ी रेल की पटरी पर चल रही है तो रेल की पटरी के दोनों तरफ स्थित पेड़ पौधे, बिजली खंभे, गेट इत्यादि की अपेक्षा में गति कही जाएगी। तो ये अपेक्षा वाला जो शब्द आया है इसको सही से समझ लीजिए। जैसे आप किसी बस में बैठे हुए हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं, और रोड पे कोई खड़ा व्यक्ति आपको देखेगा तो वो उसके हिसाब से आप जो है आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि उस व्यक्ति के सापेक्ष में आप बस से गति कर रहे हैं। लेकिन और अगर बस के अंदर ही अगर कोई व्यक्ति आपको खड़ा होकर देख रहा है कि आप बस के अंदर बैठे हैं, वो भी बस के अंदर बैठा है, बस चल रही साथ में, तो जो बस के अंदर व्यक्ति बैठा होगा उसके सापेक्ष में आप गति नहीं कर रहे हैं, वो उसके लिए आप बस में ही सिर्फ बैठे रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये सापेक्ष वाला जो मतलब जो सापेक्षता देखते हैं तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि किसके सापेक्ष में कौन सी वस्तु देखी जा रही है, जिसकी वजह से हमको गति और विराम की अवस्था का पता चले। ठीक है। इसके बाद अदिश राशियां मतलब स्केलर क्वांटिटी, वह राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, जिसमें सिर्फ क्या पाया जाता है, परिमाण पाया जाता है, परंतु उनकी दिशा नहीं होती है। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति, ताप इत्यादि। और सदिश राशियां जिसे वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं इंग्लिश में, वह राशियां जिनमें परिमाण और दिशा यानी कि क्वांटिटी और डायरेक्शन दोनों चीजें पाई जाती हैं, क्वांटिटी एंड डायरेक्शन, तो सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, आवेग। और इससे पहले भार और द्रव्यमान वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भार भी होता है स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में द्रव्यमान आता है। ठीक है। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं जो टॉपिक हमको पढ़ना है। इससे पहले ये इंट्रोडक्शन था। इस टॉपिक में सबसे पहले आता है चाल, कि चाल क्या होती है। किसी वस्तु की निश्चित समय में स्थिति परिवर्तन को चाल कहते हैं। मतलब एक किसी फिक्स टाइम इंटरवल में यदि कोई वस्तु अपना स्थिति को परिवर्तन कर रहा है तो वह चाल कहलाएगी। और किसी वस्तु की चाल में दिशा प्रदर्शित नहीं होती है, क्योंकि चाल क्या है, चाल स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। जैसे कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बस की चाल क्या हो जाएगी। अब देखो 3 घंटा दिया गया है तो 3 घंटा क्या हो गया, ये टाइम इंटरवल है। टाइम इंटरवल मतलब समय अंतराल है, कितना है, 3 घंटे की बात कर रहा है। 3 घंटे में अब और कितनी दूरी तय कर रहा है, मतलब स्थिति परिवर्तन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, तो कितनी दूरी पे है एक स्थान दूसरा स्थान, 150 किलोमीटर पर। तो चाल क्या हो जाएगी, इसकी दर को क्या बोलते हैं,
चाल बोलते हैं। तो दर कैसे निकालेंगे? 150/3 इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल की यूनिट होती है किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 150 ऊपर रखा गया है तो किलोमीटर ऊपर रखा गया है और घंटे नीचे रखे गए तो इसलिए घंटे को नीचे रख देंगे। यहाँ से इसका मात्रक आ जाता है। और वेग का भी सेम मात्रक होता है, लेकिन इसमें दिशा होती है, इसलिए यह वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। किसी वस्तु की निश्चित समय व निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तन को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। किसी वस्तु की वेग में दिशा प्रदर्शित की जाती है। जैसे बस जयपुर से दिल्ली की तरफ 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो मतलब इसमें दिशा बता दिया गया। इसमें दिशा क्या बता दिया गया है कि जयपुर से दिल्ली जा रही है, ठीक है, तो इसमें दिशा है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सॉरी ऊपर वाले टॉपिक में क्या कह रहा था कि कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि किधर से किधर जा रही है, और इसमें फिक्स करके बता दिया गया है कि कोई बस जयपुर से दिल्ली जा रही है, 3 घंटे 150 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो यहाँ पे इसका वेग क्या हो जाएगा? वेग समान, जैसे ऊपर क्वेश्चन निकाला था वैसे ही वेग यहाँ भी निकल आएगा, 150/3 50 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन इसमें डायरेक्शन होता है, तो इसमें डायरेक्शन है तो ऊपर क्या है, ऐसे एरो का निशान बन जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि ये क्या है, वेग को बता रहा है। ठीक है, फिर वेग का इसमें सूत्र दिया है, वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय। मतलब चाल का ही जो सूत्र होता है वही वेग का सूत्र होता है, बस इसमें डायरेक्शन का बोध होता है। मीट्रिक प्रणाली में वेग की इकाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, ब्रिटिश प्रणाली में फुट प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये प्रणाली वाले जो मात्रक होते हैं ये भी याद रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, अब वेग और चाल में अंतर देख लेते हैं। तो वेग में सबसे पहले है किसी वस्तु की निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तन की दर को कहते हैं, और चाल में क्या है, किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। इसमें दिशा का शब्द नहीं आया है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं आया है। और दूसरा पॉइंट है वेग में, किसी वस्तु के वेग में परिमाण और दिशा दोनों व्यक्त होती है। और दूसरा पॉइंट चाल में है, किसी वस्तु में चाल में दिशा प्रदर्शित नहीं होती है और केवल परिमाण ही होता है। वेग का सूत्र होता है वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटे समय, और चाल में सिर्फ होता है चली गई दूरी बटे समय। आशा करते हैं ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और या तो वीडियो को दोबारा देख लेंगे, आसान है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ एंड इक्वेशन ऑफ मोशंस। मतलब त्वरण पढ़ना है इसमें, और न्यूटन के नियम पढ़ने हैं, और गति के समीकरण पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आता है त्वरण। त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसमें वेग परिवर्तन की दर को बोल रहा है, त्वरण कहते हैं। जबकि वेग बढ़ रहा हो, वेग क्या है, वेग जो है बढ़ रहा हो, तो क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। ठीक है, अगर इसका अच्छा ठीक उल्टा हो, वेग परिवर्तन की दर को और वेग घट रहा हो, तो क्या कहलाएगा? मंदन कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन आसान है, वेग परिवर्तन की दर को। इससे पहले हमने जो वेग पढ़ा था, तो वेग में क्या था? स्थिति परिवर्तन की दर को, और यहाँ पर त्वरण क्या है, वो वेग परिवर्तन की दर हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन भी आसान है, और इसी से इसका सूत्र बनेगा। तो वेग परिवर्तन की दर को बोल रहा है, तो वेग परिवर्तन की दर क्या होगा? वेग परिवर्तन बटे, अब दर बोल रहा है तो दर क्या है, इसका मतलब भाग दिया जाएगा किससे? समय से। और आपको यहीं से वेग का भी सूत्र का मिलान हो जाएगा, क्योंकि ऊपर उसमें क्या था? स्थिति परिवर्तन था और नीचे समय था। और त्वरण में क्या है? ऊपर वेग परिवर्तन है और नीचे समय है।
तो सूत्र से भी आप परिभाषा उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। और मीट्रिक प्रणाली में त्वरण की इकाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ब्रिटिश प्रणाली में फुट प्रति सेकंड स्क्वायर है। यूनिट इसकी भी यूनिट याद कर लीजिए। और मंदन क्या होता है? जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को मंदन कहते हैं, जबकि वेग क्या है? घट रहा हो। ये हम आपको बता चुके हैं। जब वेग घट रहा हो तो उसको मंदन आता है, और जब वेग बढ़ रहा हो तो उसे त्वरण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए परिभाषा, सूत्र देखिए, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। अगर ये निगेटिव आता है तो मंदन कहलाएगा, और अगर पॉजिटिव आएगा तो त्वरण कहलाएगा। और होती एक ही चीज है, बस इसमें चिन्ह का फर्क होता है। तो ए त्वरण को ए से दिखाते हैं, वेग परिवर्तन v को अंतिम वेग और u प्रारंभिक वेग और t समय। तो a बराबर v माइनस u बटे t, ये इसका सूत्र होता है। और उधर हमने v में क्या पढ़ा था? v में पढ़ा था स्थिति परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन बटे समय। ये v पढ़ा था, v मतलब वेग के बारे में पढ़ा था इसमें। तो स्थिति परिवर्तन इसका मतलब क्या है कि पहली दूरी, दो स्थितियों के बीच की दूरी को लिखते हैं ना, तो ऊपर s अपॉन टी, तो v बराबर s अपॉन टी। यहाँ पर डेल्टा लिख देते हैं, तो डेल्टा s का मतलब हो गया दूरी परिवर्तन या स्थिति परिवर्तन बटे, और t क्या है? समय। t को समय से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण में क्या है? डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जैसे ये अगर पृथ्वी है, यहाँ पर कोई अगर वस्तु उछाली जाए या रखी जाए, तो इसका जो वजन होता है, हमने भार वाले टॉपिक में बताया था कि गुरुत्वीय त्वरण की वजह से वो भार किधर उसकी दिशा जाती है? दिशा जाती है केंद्र की तरफ। और भार में गुरुत्वीय त्वरण का भी महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए भार बराबर क्या होता है? m गुणे g। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण आता है। ठीक है। इसका मान मीट्रिक प्रणाली में 981 मीन्स 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और ब्रिटिश प्रणाली में 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। मीट्रिक प्रणाली में 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और ब्रिटिश प्रणाली में 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मान एसआई प्रणाली में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया है और फीट प्रति सेकंड स्क्वायर आया है। ये सब क्या है? ये सब त्वरण के मात्रक हैं। वस्तु को ऊपर फेंके जाने की स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण g का मान ऋणात्मक होता है तथा वस्तु को नीचे की ओर गिराने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान धनात्मक होता है। ये भी पॉइंट नोट करने वाली चीज है। अगर वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है तो g का मान क्या लेते हैं? नेगेटिव में लेते हैं। और अगर वस्तु को नीचे की तरफ फेंकी जा रही है तो g का मान क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। जो आगे अभी गति के समीकरण बनाएंगे तो उसमें भी यूज होगा, तो वहां से आप याद रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद न्यूटन के गति के नियम आते हैं। अब न्यूटन के गति के नियम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले न्यूटन गति का नियम है, प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। प्रत्येक वस्तु अपनी विश्राम अवस्था अथवा एक समान सरल रैखिक गति अवस्था को संरक्षित रखती है, जबकि उसे बाह्य बल द्वारा अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो रखी हुई है इसका मतलब क्या है? विराम अवस्था में। मतलब विराम अवस्था इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पीछे कि स्थिति में परिवर्तन ना हो। तो ये वस्तु रखी है, विश्राम में है। अगर इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं
तो क्या हो गया, ये गति को ग्रहण कर लेगी। तो जो गति ग्रहण कर लेगी तो इससे क्या हुआ, विराम से ये गति में परिवर्तित हो गई। तो किसकी वजह से हुई है, जो ये बाहरी बल या बाहरी फोर्स लगाया जा रहा है। तो यही जड़त्व का नियम है, अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन तब तक नहीं होता है जब तक बाह्य बल द्वारा उसका परिवर्तन न किया जाए। ऐसे ही देख लेते हैं, अगर कोई वस्तु इस गति में इस दिशा में चल रही है, तो अगर अपोजिट दिशा में अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो ये क्या है, गति से विराम अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। किसकी वजह से परिवर्तित हो रही है, बाहरी फोर्स की वजह से। तो यही आपका जड़त्व नियम है। तो जड़त्व का मतलब ही होता है कोई वस्तु जिस स्थिति में चल रही हो या रुकी हुई हो उसी स्थिति में बनी रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। तो बाहरी बल क्या करता है, बाहरी बल उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है। चल रही है तो रोक देता है, या चल रही है तो और तेज से चला देता है, या अगर रुकी हुई है तो उसको चला देता है। ठीक है। नंबर 2, द्वितीय नियम, जिसको संवेग परिवर्तन की दर का भी नियम भी बोलते हैं। तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर कार्यरत बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये अगर u वेग से चल रही, u क्या है, प्रारंभिक वेग है। इस पे अगर हम और फोर्स लगा देते हैं तो ये क्या होगा, और स्पीड बढ़ा दिए तो ये क्या हो गया, ये v वेग से चलने लगी। ठीक है। और संवेग का सूत्र होता है, इसको याद कर लीजिए, m द्रव्यमान गुणे वेग। तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक वेग का गुणा कर देंगे तो प्रारंभिक वेग आ जाएगा, और अगर अंतिम वेग निकाला जाएगा तो m गुणे अंतिम वेग का गुणा कर देंगे तो m भी आ जाएगा। अब देखो परिवर्तन की दर बोल रहा है, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि स्थिति परिवर्तन की दर, दर मतलब समय से भाग दिया जा रहा है। तो स्थिति परिवर्तन की दर चाल या वेग होता है, फिर वेग परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण होता है। तो परिवर्तन की दर यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर संवेग परिवर्तन आ रहा है। तो संवेग परिवर्तन क्या होगा, m अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, जिसमें प्रारंभिक वेग का गुणा हो, बटे परिवर्तन दर मतलब समय का भाग दिया जा रहा है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, f के होता है। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, f बराबर m कॉमन ले लिया, v माइनस u बटे t। ठीक है। तो v माइनस u बटे t क्या होता है, ये वेग परिवर्तन होता है, जो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो यहां से f बराबर m इंटू a हो जाएगा। ठीक है। यही आपके यहाँ पर भी थ्योरी में भी दे रखा है, यहाँ पर दिया है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का उदाहरण में दे रखा है। बल यहाँ पर क्या है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण आ गया है। और वो कैसे आया है, संवेग परिवर्तन की दर से आया है। एम बी माइनस एम यू किया है, बटे टी कर दिया है, तो एम कॉमन ले लिया है, तो एम कॉमन के बाद वी माइनस यू हो गया है, और यहाँ पर एम ए आ गया है। और ए यहाँ पे क्या है, त्वरण है, और एम द्रव्यमान है, और एफ क्या है, बल है। ठीक। तो क्या हो गया, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, एक ये सूत्र हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट नियम पे। नेक्स्ट नियम है तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। प्रत्येक क्रिया के तुल्य एवं विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, अथवा दो वस्तुओं के परस्पर प्रतिक्रिया बल बराबर और विपरीत होते हैं। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कोई वस्तु है, इस पे अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं F से, तो वो भी वस्तु भी हम पर उतना ही फोर्स लगाएगी, और अपोजिट दिशा में लगाएगी और सेम लगाएगी। ठीक है। एक क्रिया का प्रतिक्रिया का नियम है। अब एक चीज ये है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के उदाहरण क्या क्या है। बस में बैठा व्यक्ति बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिर जाता है। अगर बस में बैठा व्यक्ति बस के अचानक चलने पर पीछे क्यों गिर जाता है, यही वजह है कि अगर बस बैठा है और बस रुकी हुई है, तो क्या है, रुकी हुई विरामावस्था में है, और बस जैसे अचानक चलती है मतलब उसके ऊपर फोर्स लगा, तो क्या होगा, जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो अपने आप को विराम में समझ रहा है, तो अचानक फोर्स लगा, उसको गति दी गई, तो उसको धक्का लगा, इसकी वजह से उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। तो अचानक स्थिति में परिवर्तन होने की वजह से उसको झटका लगता है। तो ये किस वजह से लगता है, जड़त्व के नियम की वजह से लगता है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, मेज पर रखी हुई वस्तु स्थिर रहती है जब तक कि उस पर कोई वस्तु या बाहरी बल कार्य नहीं किया जाता है। सही बात है। मेज पर अगर हम मान लीजिए पेन या अपना पेपर वेट वगैरह रखते हैं, अगर उस पर कोई फोर्स लगा कर उसको हिलाते डुलाते नहीं, तब तक वो रखी ही रहेगी। ठीक है। और इसके बाद आते हैं तृतीय नियम के उदाहरण में।
तो तृतीय नियम के उदाहरण में देखते हैं, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो बंदूक पर विपरीत दिशा में उसी मात्रा में बल लगता है। तो जैसे ये बंदूक है मान लीजिए, यहाँ पे इसका ट्रिगर दबेगा तो जो गोली निकलेगी बाहर, बुलेट निकलेगी, वो आगे की तरफ जाएगी और उतना ही बल ये पीछे की तरफ बंदूक पे लगाएगा। तो बंदूक से क्या होगा, इसका मतलब बंदूक में झटका लगेगा। तो ये क्या हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, नाव को जल किनारे अगर दूर ले जाने के कारण किनारे की तरफ डंडे से बल लगा डालते हैं। मतलब जैसे ये नदी है और अगर यहाँ पर नाव बनी हुई है, यहाँ पर अगर डंडे से अगर हम किनारे पे धक्का मारते हैं तो जो किनारा होता है वो भी ठोस होता है, वो भी हमको धक्का मारेगा। तो जब हम इसके ऊपर धक्का मारे तो वो भी हमको उलट के धक्का मारेगा। तो जो उलट के धक्का मारेगा तो अपनी नाव क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद गति के समीकरण देख लेते हैं। तो गति के समीकरण हम लोगों को उसको प्रूफ करने को नहीं आएगा, ना उसका डेरिवेशन आ जाएगा, बस हमको उसके समीकरण याद रखने हैं। तो 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब ये तो हमको पता ही है, u क्या होता है, u होता है प्रारंभिक वेग, a क्या होता है त्वरण, v होता है अंतिम वेग। ये अगर नहीं पता है तो आप याद भी कर लीजिए, नहीं तो अब आगे जो है बस v और u का ही इस्तेमाल किया जाएगा, बार बार नहीं बताया जाएगा कि कौन सी चीज क्या है। t समय है और s क्या है, चली दूरी है। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक ये चीज कहा जा रहा है कि nवें सेकंड में चली गई दूरी जो होता है, n सेकंड में चली गई दूरी और n-1 सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये 4 स्टेशन है, A, B, C, D। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए 1 घंटा टाइम लगता है। यहाँ भी 1 घंटा लगेगा, C से D जाएंगे, ये भी 1 घंटा लगेगा। तो टोटल कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे में A से D पहुंचा जा रहा है। अगर हमसे बोला जाए कि तीसरे घंटे में, 3 घंटे नहीं बोल रहा है, तीसरे घंटे में मतलब कि थर्ड घंटे में कितनी दूरी चलेगा। तो थर्ड घंटे में कितनी दूरी चलेगा, तो ये कैसे निकालोगे, ये ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। अगर ये पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, 3 घंटे में कुल निकाल लेंगे, 3 घंटे में कुल दूरी निकाल लेंगे, माइनस क्या कर देंगे, 2 घंटे में जो दूरी चलेगी उसको माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, तीसरे घंटे का आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर 15वें सेकंड की बात कर रहा है तो 15 सेकंड में चली गई दूरी माइनस 14 सेकंड में चली गई दूरी। तो ऐसे ही एग्जाम्पल है, अगर 3 घंटे बोल रहा है, तीसरे घंटे की बोल रहा है, तो क्या करेंगे, पूरा 3 घंटे का, ये पूरा 3 घंटे का माइनस सिर्फ 2 घंटे घटा देंगे, तो ये क्या बच जाएगा, तीसरे घंटे का बच जाएगा। ठीक है, तो ये सब जाननी चीज है, हो सकता है अगर क्वेश्चन में पूछ दे ऐसे ही तो याद रखिएगा। अब इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की तरफ गिरते समय गति के समीकरण। अब एक चीज और याद रख लो यहाँ पर, अगर पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, मतलब अगर पृथ्वी ये है, अगर तरफ गिर रहा है तो जी का मान जो होता है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जी को क्या पृथ्वी खींच रही है। अगर हम उसके ऊपर जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, तो जी का मान नेगेटिव होगा। ठीक है, और जी क्या होता है, त्वरण होता है, तो एक जगह बस हम जी का मान रखेंगे, ऊपर की तरफ होगा तो प्लस, सॉरी ऊपर की तरफ होगा तो नेगेटिव होगा, और जो पॉजिटिव होगा वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो इसके समीकरण में देख लेते हैं। तो पहला समीकरण क्या होता था, v बराबर u प्लस ए टी होता था, तो v बराबर एक की जगह g रख दिया तो gt हो गया ऐसे, और तीर का निशान जो नीचे लगाया इसका मतलब क्या है, g पॉजिटिव है, पृथ्वी की तरफ जा रहा है। और दूसरा क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए की जगह यहाँ पर भी g रख दिया गया प्लस का, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बराबर 2gs हो जाएगा। ठीक है,
इन समीकरणों में एक स्थान पे जी का प्रयोग किया गया है। तीर का निशान नीचे की दिशा की ओर है, इसका ये दर्शाता है वस्तु नीचे की तरफ गिर रहा है और जी का मान पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर जी की जगह माइनस हो जाएगा, जब वस्तु ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर जी नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहला समीकरण v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा, दूसरा समीकरण s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS हो जाएगा। तो जी की जगह माइनस जी रखा गया क्योंकि पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जा रहा है तो निगेटिव हो गया। ठीक है, इसके बाद ये आपके गति के समीकरण समाप्त हो गया है। अब थोड़े कुछ क्वेश्चन जो हैं वो देख लेते हैं जो आपकी थ्योरी से रिलेटेड होंगे, इससे थ्योरी और आपकी मजबूत हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक गाड़ी का वेग प्रति सेकंड ज्ञात कीजिए। अब ये तो यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की बात कर रहा है और कह रहा है हमको इसको गाड़ी के वेग को प्रति सेकंड में, मतलब मीटर पर सेकंड में बदलना है। वैसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे 60 में 5/18 का गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब ये कैसे आया है ये देख लेते हैं। अब किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 1000 आएगा, और घंटे से सेकंड में बदलेंगे तो 3600 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे 1000 से 3600 को तो 5/18 ही आता है, तो सीधे सीधे 5/18 का गुणा कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 16.66 मीटर पर सेकंड आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, इसकी गति मीटर पर सेकंड में बदलिए। ये भी सेम क्वेश्चन वैसे ही है, तो 30 में 5/18 से गुणा कर देंगे। अब ऊपर 60 था नीचे 30 है तो इसका मतलब आधा हो जाएगा, तो आंसर भी आधा ही आएगा, 8.33 मीटर पर सेकंड इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेग में बदलने की दर क्या कहलाती है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि वेग परिवर्तन, जो वेग में परिवर्तन की दर होती है क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, जिसे ए से दर्शाते हैं और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण की इकाई क्या है, देखो वही पूछ दिया, त्वरण की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ऑप्शन सी हो गया। एफपीएस प्रणाली में वेग की इकाई क्या होती है, वैसे वेग की अगर इकाई देखा जाए तो मीटर पर सेकंड होती है। अब एफपीएस की बात कर रहा है तो फुट, मीटर की जगह फुट यूज करते हैं और सेकंड का सेकंड ही रहता है, तो फीट पर सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक टई कोई चीज होती होगी जो चलती होगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो ये भी ऊपर जैसा क्वेश्चन है उसमें भी 30 का आया था, तो वहां पर 30 गुणे 5/18 कर दिया था, यहाँ पर 30 गुणे 5/18 कर देंगे जो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, आंसर 8.33 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, तो ऑप्शन हो गया डी। एक बाड़ी एक सीधी रेखा में 21 सेकंड में 168 मीटर की दूरी तय करती है, तो बाड़ी की गति बताइए। तो यहाँ पर गति पूछ रहा है, तो गति होता है चली गई दूरी बटे समय, या गति क्या होता है, स्थिति परिवर्तन। स्थिति परिवर्तन किस वजह से होता है, अगर हम दूरी चलते हैं, और बटे समय। ठीक है, तो 168 मीटर है बटे 21 सेकंड, ये 21 अट्ठे कट जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 8 क्या है, ऊपर मीटर दूरी में नापते और नीचे सेकंड नापते, तो 8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी। यूनिट का खास ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का, एक दिया 3 दिया है, ये 1 सही 3/2 है, 1 सही 3/2 किलोमीटर प्रति घंटे से गति से एक साइकिल चलाता है, उसकी गति वह, उसी गति से वह 3 सही, ये 3 सही 2/10 है, घंटे में कितना दूर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, दूरी निकालना है, तो दूरी क्या होगा, चाल गुणे समय होता है, और चाल कितना दे रखा है, ये चाल दे रखा है 1 सही 3/2, इसको क्या कन्वर्ट कर लेते हैं साधारण भिन्न में, 2 एकम 2, 3 2, 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो समय है वो 32/10 घंटे आ जाएगा, और दूरी जब निकाल लेंगे यहाँ से, चाल हो गया 5/2, समय हो गया 32/10, तो 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 2, 16 32 और 2 अट्ठे 16, तो आंसर आ जाएगा 8 घंटा। तो सॉरी 8 घंटा नहीं, 8 किलोमीटर हमें दूरी निकाली है, टाइम नहीं निकाला है।
8 किलोमीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है 4000 ग्राम भार वाले एक कार 25 किलोमीटर प्रति सेकेंड से यात्रा करने पर समान मंद होते हुए 5 सेकेंड में रुक जाता है। ठीक है, यहाँ पर रुकने की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, अंतिम वेग 0 हो जा रहा है और प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इससे स्टार्ट कर रहा है यात्रा और कितने समय में रुक जा रहा है, 5 सेकंड में रुक जा रहा है। तो मंदन ज्ञात करिए। मंदन मतलब त्वरण को ही पूछ रहा है, लेकिन त्वरण का निगेटिव जो होता है रुकने वाला उसको ही मंदन कहते हैं। ठीक है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सूत्र लगा देंगे, पहला गति का समीकरण लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ पर जो प्लस जो है वो निगेटिव में आ जाएगा क्योंकि अपना मंदन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो v बराबर u माइनस ए टी हो जाएगा। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v तो 0 है क्योंकि 0 हो रहा है लास्ट में जाके, और u 25 किलोमीटर पर सेकेंड है, माइनस a निकालना है, मंदन निकालना है, t क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 5 सेकेंड में। तो 25 उस तरफ जाएगा तो 25 बराबर a इंटू 5 हो जाएगा। a की वैल्यू 25/5 आ जाएगी और a की वैल्यू आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यूनिट का खास ध्यान रखेगा क्योंकि बार बार हम बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट में फेरबदल कर सकता है अगर ऑप्शन सेम दिया जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे रहा है -2 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 5 किलोग्राम प्रति मीटर पे, किलोग्राम नहीं है, सारे किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर -5 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया होता तो हम लोग माइनस वाले को सही लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस दिया नहीं है तो इसलिए सिर्फ 5 को लगाना पड़ेगा। ओके, अब ऐसे मान लीजिए अगर इस पीछे वाले क्वेश्चन में ये माइनस दे रखा है, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, यूनिट में अगर फेर बदल कर दे, यूनिट में अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दे, यहाँ पर किलोग्राम की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दे, तो हमको याद रखिएगा क्योंकि ये 5 किलोमीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर मीटर नहीं आएगा, किलोमीटर ही आएगा। ठीक है, इसलिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि ऑप्शन में यूनिट में ही फेर बदल कर देगा तो हम लोग फंस जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड विश्राम में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से प्रारंभ होता है और 5 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभ हो रहा है, मतलब बात कर रहा है तो ब्रह्मावस्था से चल रहा है ना, तो ब्रह्मावस्था चल रहा है तो प्रारंभिक क्या हो गया, 0 हो गया। त्वरण क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया और t दिया है 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में दूरी की बात कर रहा है तो s बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण लगाएंगे, द्वितीय गति का समीकरण लगाएंगे तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u 0 है तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा क्या, 1/2, a की जगह 5 रख देंगे, t की जगह 5 स्क्वायर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 125/2। आंसर आ जाएगा आपका 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 62.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि दूरी निकालना है तो सेंटीमीटर में रहेगा और सेंटीमीटर हम लोगों ने सारा निकाला था। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है आगे का कि 5 सेंटीमीटर दूरी तय करने के उपरांत वेग की गणना कीजिए। तो 5 सेंटीमीटर दूरी तय करने की बात कर रहा है, तो s हमको दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हमको वेग की गणना करना है, मतलब कि अंतिम वेग की बात कर रहा है, अंतिम वेग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समीकरण तीसरा इस्तेमाल करेंगे। जो समीकरण तीसरा क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v यहाँ पर निकालना है और u क्या है, ये स्टार्टिंग वेग वाला है, जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है, तो 0 प्लस 2a क्या है, a 5 हो जाएगा और ये s है, यहाँ पे s क्या है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो v आ जाएगा, v स्क्वायर आ जाएगा 2 पंचे 10 5 50। ठीक है, तो v निकालेंगे तो √50 आएगा।
v जो है √50 आएगा, इसको निकाल लेंगे 7.07 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आएगा। याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड मत करिएगा, मात्रक का बिल्कुल ध्यान रखें, सेंटीमीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, एक कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे है से 40 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चाल बढ़ रही है, तो प्रारंभिक चाल क्या हो जाएगा, u 25 किलोमीटर प्रति आवर, अंतिम वेग क्या है, v = 40 किलोमीटर प्रति आवर, और कितने टाइम में ले रहा है, 1 मिनट में ले रहा है, मतलब कि 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो 60 सेकंड हो जाएगा। अब सेकंड है तो यहाँ भी हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में, तो 25 गुणे 5/18 कर देंगे। 5/18 हम पीछे बता चुके हैं क्यों गुणा करते हैं, और यहाँ पे 40 है तो 40 गुणे 5/18 कर देंगे। ठीक है, फिर त्वरण निकालेंगे, तो त्वरण क्या होता है, a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, तो 40 गुणे 5/18 माइनस 25 गुणे 5/18 बटे समय से भाग दे देंगे, तो 60 सेकंड है, इससे भाग दे दिया जा रहा है। 5/18 कॉमन ले लिया, तो 40 माइनस 25 बटे 60 आ जाएगा। 5/18 गुणे 15/60 आ जाएगा यहाँ से, तो 15 चौको 60, 5/18 36, 18 चौको 18 चौको 72, 5/72 क्या आया है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया है। इसको और सॉल्व कर लेंगे, दशमलव निकाल लेंगे, तो वो भी आपका ऑप्शन में अगर होगा, जैसा ऑप्शन में होगा उसी हिसाब से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कार पहले घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तीसरे घंटे में 90 किलोमीटर चलती है, और चौथे घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, और कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति मिनट में ज्ञात कीजिए। तो किलोमीटर प्रति मिनट की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखेंगे औसत चाल पूछा है, तो औसत चाल का पीछे हम सूत्र पढ़ चुके हैं। औसत चाल का पीछे सूत्र हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा हो तो अभी हम देख लेते हैं। शायद नहीं बताया है, औसत चाल बता देते हैं। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल चली गई दूरी में लगा समय। ठीक है, जो टोटल दूरी चली जा रही है उसमें जो समय लग रहा है वो नीचे आ जाएगा। तो कुल चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, प्लस 90 प्लस 40, और कुल कितना समय है, 1 मिनट की बात कर रहा है, 4 घंटे समय लग रहा है, तो 4 घंटे उसको मिनट में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 4 गुणे 60 हो जाएगा, ऊपर 240 आ जाएगा, नीचे 240 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। तो 1 क्या है, किलोमीटर प्रति मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये है एवरेज स्पीड। इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा, औसत चाल बराबर होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल चली गई दूरी में लगा समय। ठीक है, अब और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और बताइए कि क्या कार एक समान वेग पर चली अथवा नहीं। तो जाहिर सी बात है, 1 घंटे में 50 चल रही, फिर 60 चल रही, फिर 90 चल रही, 40 चल रही, तो बदलती जा रही है। तो क्या हो गया, ये एक समान वेग से नहीं चली। अगर पूछा जाए, एक अगर और क्वेश्चन पूछा जाए, अगर समान वेग से चले तो वो वेग क्या होगा, तो वो वेग यही औसत वेग होगा, 1 किलोमीटर प्रति मिनट होगा। अगर इतने से चल रही है तो ये समान वेग हो जाएगा। ठीक है, औसत चाल मतलब ही होता है समान वेग। ठीक है, इसके बाद ये आपके क्वेश्चन हो गए और थ्योरी हो गई।
और आप इसको दोबारा देखिएगा, जहाँ ना समझ में आए उसको बार बार देखिए। और आपका टॉपिक ये ख़त्म हो गया है। इस टॉपिक में जहाँ अगर ना समझ में आया हो वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ हम ज़रूर बता देंगे कि सर ये हमको समझ नहीं आया है, तो उसको हम दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।